नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी का तूफ़ान में। कल हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपने देखा होगा। अभी उसका पार्ट 2 मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा रोल रहता है। हर जगह ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल रहता है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद आप आगे नेक्स्ट रूल सुनिए कि देखिए देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा आपको पता है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी दे इट एंड इनकी फैमिली मेम्बर्स। तो यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन हो तो हमें उनको किस क्रम में लिखना चाहिए और उनके साथ वर्ब का कैसे यूज़ हमें करना चाहिए, ये मैं आपको इस रूल में बताता हूँ। देखिए यदि हम कहते हैं रूल, यहाँ रूल नोट करते हुए चलें कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और वो भी गुड सेंस में, गुड सेंस में, तो क्या करना चाहिए? हमें जो रूल करना है फॉलो, वो 2, 3, 1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। देखिए कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, वो भी गुड सेंस में हो, तो हमें 231, ध्यान रखना, 231 का रूल हमें फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का हमें यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई। देखिए, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। आर गुड स्टूडेंट्स। देखिए रूल ये कहता है कि यदि एक सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन वो भी गुड सेंस में हो, गुड सेंस का मतलब है कि बुरी बातों से रिलेटेड ना हो, अच्छी अच्छी बातों से रिलेटेड हो, तो हमें 231 के रूल को फॉलो करना है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। लेकिन वर्ब जो आती है हमेशा वो प्लूरल की आएगी। जब भी दो प्रोनाउंस जुड़े हुए होंगे, चाहे वे फर्स्ट पर्सन के हों या सेकंड पर्सन के हों, सब्जेक्ट के रूप में जब भी दो प्रोनाउन होंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल की आती है। जो वर्ब है वो कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। इससे आगे देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में
लेकिन गुड सेंस में नहीं, बैड सेंस में अगर हैं, बैड सेंस में है तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझिए, फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं और वे गुड सेंस में नहीं बैड सेंस में है, तो पहले हम फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब आएगी इनके साथ वो आपको प्लूरल की देनी है, क्योंकि जब एंड से दो प्रकार के प्रोनाउंस जुड़ जाते हैं वो सिंगुलर नहीं रहता फिर सब्जेक्ट, वो हमारा प्लूरल बन जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। मतलब इस रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो हमारा सेंटेंस किस सेंस में होना चाहिए? बैड सेंस में। बैड सेंस का मतलब आर क्रिमिनल या गलती। आई, यू एंड ही आर गलती, मैं, तुम और वह अपराधी हैं। तो यहाँ इस रूल को आपको समझना है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में हो तो वर्ब तो हमेशा प्लूरल की आएगी ही आएगी, लेकिन इनके जो क्रम है, जो इनकी सीरीज है, गुड सेंस में क्या है, बैड सेंस में क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन ना होकर फर्स्ट के या थर्ड पर्सन के हों एक सेंटेंस में, या सेकंड या थर्ड पर्सन के हों, या थर्ड या सेकंड पर्सन के, तो आपको रूल ये ही फॉलो करना है। देखिए आप समझिए कि यदि आप का सेंटेंस जो है वो गुड सेंस में है और उसमें केवल एक थर्ड पर्सन है और एक फर्स्ट पर्सन है, तो आपको किस सीरीज में लिखना है उसको? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो पहले थर्ड है तो थर्ड पर्सन लिखेंगे, बाद में फर्स्ट पर्सन है तो बाद में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। लेकिन अगर बैड सेंस में है, देखिए बैड सेंस में मान लीजिए एक थर्ड पर्सन है और एक फर्स्ट पर्सन है, तो बैड सेंस में अगर वाक्य है तो फर्स्ट पर्सन शुरू में आएगा और थर्ड पर्सन बाद में आएगा, और वर्ब हमेशा प्लूरल की आएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि दे एंड वी, वे और हम, वर गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। दे एंड वी, देखिए यहां पर ये थर्ड पर्सन और वी सेकंड फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मीनिंग क्या दे रहा है कि वे और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। तो कोई बैड सेंस का तो वाक्य है नहीं, गुड सेंस का है। गुड सेंस है तो इसमें क्या है? थर्ड पर्सन, ये जो कि फर्स्ट से पहले है, और फर्स्ट पर्सन जो कि थर्ड के बाद में है, इसलिए इस रूल को फॉलो करना है और सब जो वर्ब लानी है वो भी प्लूरल की लानी है। ठीक है, इसको राउट डाउन करिए क्योंकि इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट रूल है, ठीक है, नेक्स्ट रूल को ये इसको यदि हमारे सेंटेंस में मैनी या ए ग्रेट मैनी, मैनी या ग्रेट मैनी, या फिर ए गुड मैनी, ए
गुड मैनी। ये अगर हमारे वाक्य के सब्जेक्ट में रूप में होता है और प्लूरल नाउन इनके साथ में हो तो आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, या ए गुड मैनी ऑफ, या ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ। इनके बाद में यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो क्या होगा, जो वर्ब है वो भी हमेशा प्लूरल की आएगी। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो वर्ब हमेशा प्लूरल की आती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट टुडे। यहां मैनी ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ ये प्लूरल की वर्ब आनी है। ठीक है, राइट डाउन करिए और नेक्स्ट टूल देखिए। नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि हमारे सेंटेंस के रूप में मैनी ए अगर लगा हुआ हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब भी हमारी सिंगुलर की आती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, यदि सब्जेक्ट के रूप में मैनी ए या मैनी एन और इनके साथ क्या है कि सिंगुलर अगर नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, तो जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा सिंगुलर की होगी। वर्ब भी हमेशा सिंगुलर की होगी। क्या मतलब है, देखिए कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मैनी ए या मैनी एन है और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है मैनी ए या मैनी एन के बाद, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर की होती है। जैसे एग्जाम्पल, मैनी ए कंट्री in the world is facing the problem of coronavirus nowadays. Many a country in the world, संसार में अनेक देश इज फेसिंग झेल रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस नाउअडेज। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मैनी एन ऑरेंज, बहुत सारे ऑरेंज वाज रोटन, सड़े हुए थे। तो यहाँ रूल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर की होगी। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति,
किसी को, किसी ने, तो ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट रूल हमारा है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबॉडी, somebody, nobody या anybody। एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody या everyone, someone, no one या anyone। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो ये जब हमारे सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ध्यान रखना है आपको कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट के रूप में हो तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। यदि सब्जेक्ट के रूप में हैं तो वर्ब सिंगुलर की, ठीक है। और एक बात और इनका ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो इनके साथ प्रोनाउंस आते हैं, इनके साथ ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ, इनका प्रयोग प्रोनाउन के लिए होता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को चाहता है। अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो कैसे कहेंगे कि एवरीबॉडी या एवरीवन लाइक्स, एवरीवन लाइक्स, सिंगुलर वर्ब, और प्रोनाउन क्या आएगा? हिज, फैमिली। देखिए रॉन्ग सेंटेंस में क्या हो सकता है कि एवरीवन लाइक वंस फैमिली, या एवरीवन लाइक योर फैमिली, एवरीवन लाइक हिम फैमिली। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब आएगी, और इनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ होगा, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन टैग में इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोनाउन ही, हिम, हिज नहीं आता, क्वेश्चन टैग में दे आएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, अगर मैं कहूं कि एवरीबॉडी likes to be rich, everybody likes to be rich, हर एक आदमी अमीर होना पसंद करता है। और क्वेश्चन टैग के रूप में इसने क्या, कैन नॉट दे। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट के रूप में है तो क्वेश्चन टैग के रूप में वहां पर दे जाएगा, न कि ही या हिम या हिज, ठीक है। हो गया। इसको आप नोट करते रहिए, नोटबुक उठा लीजिए जिससे कि आप ये बातें याद रखें। अब नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए कि ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग,
एनीथिंग। ये अगर हमारे सब्जेक्ट के रूप में है, हमारा ये रूल क्या है कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग ये सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में अगर ये हैं तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर की होगी। ठीक है। और इनके साथ जो पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे वो आएंगे जो इट या इट्स या इटसेल्फ, ना कि ही, हिम या हिमसेल्फ। जैसा कि मैंने पिछले रूल में बताया, वो एवरीबडी, एनीबडी, समबडी के साथ आने हैं, लेकिन अगर एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग है तो फिर इनके लिए प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग होगा और सिंगुलर वर्ब तो दोनों में आनी ही है। जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन चार्म। हर एक वस्तु का अपना आकर्षण होता है। तो एवरीथिंग के साथ ये सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर ये इट्स का प्रयोग है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसको राइट करें। और नेक्स्ट रूल, ऐसा नहीं कि केवल ये एवरीथिंग के साथ है, एनीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, कुछ भी हो, आपको ये ध्यान। एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सिंगल इन्फिनेटिव हो या सिंगल जीरन हो या सिंगल क्लास हो, तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर की आएगी। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर की आती है। क्या रूल है? देखिए, इसको समझिए आप कि यदि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सिंगल इन्फिनेटिव या सिंगल जीरन या सिंगल क्लास अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर की आनी है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इन्फिनेटिव, जीरन और क्लास के बारे में जानकारी नहीं रखते तो हो सकता है ये रूल आपके समझ में कम आए। चलो, इस रूल के बाद मैं बताता हूँ आपको कि इन्फिनेटिव, जीरन और ये क्लासेस क्या है। ये रूल ये है, देखिए, यदि हम कहें एग्जाम्पल कि टू स्विम, तैरना, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की, इज। टू स्विम इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। टू स्विम इज यूजफुल फॉर हेल्थ। या जीरन हो, देखिए, इन्फिनेटिव तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, और जीरन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना। अगर हम इसको जीरन से कहें तो देखिए किस तरह से कह सकते हैं, स्विमिंग, ये जीरन हो गया। इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यदि हम फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है, और यदि फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, इंग फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, तो वो जीरन होता है। और रूल ये है कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब सिंगुलर की होगी इनके साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, लेकिन नेक्स्ट रूल ये है, अभी क्या है, क्लास और है। क्लास देखिए, क्लास का एग्जाम्पल ऐसा है, व्हाट ही सेज, जो कुछ वह कहता है, इज रॉन्ग, गलत है।
तो यहाँ ये क्लास हुई व्हाट ही सेज, और इसके लिए ये वर्ब का प्रयोग हुआ सिंगुलर वर्ब इज, कि व्हाट ही सेज इज रॉन्ग, जो कुछ वो कहता है गलत है। तो व्हाट ही सेज ये क्लास है और सिंगल क्लास है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। स्विमिंग क्या है, जीरन है, ये सिंगल जीरन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। टू स्विम क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ये भी सिंगल इन्फिनेटिव है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन नेक्स्ट रूल ये है कि यदि डबल इन्फिनेटिव या डबल जीरंड या डबल क्लॉजेज अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हैं, डबल इन्फिनेटिव, डबल जीरंड या डबल क्लॉजेज अगर सब्जेक्ट के रूप में हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल की वर्ब होगी, क्योंकि डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल जैसे कि प्लेइंग एंड रीडिंग, खेलना और लिखना, प्लेइंग एंड रीडिंग, ये क्या है, ये डबल जीरन हो गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। आर हिज हॉबीज, प्लेइंग एंड रीडिंग क्या है, उसकी हॉबीज हैं। तो यहाँ देखिए, एक ये है जीरन, एक ये है जीरन, तो डबल जीरन हुआ। डबल जीरन जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल की वर्ब आनी है। ठीक है, इसी तरह से डबल इन्फिनेटिव हो या डबल क्लॉज हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब हमेशा प्लूरल की आएगी। इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे सेंटेंस में वन ऑफ, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है कि यदि वन ऑफ दी के बाद सेंटेंस में प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये ध्यान रखना आपको कि यदि हमारे सेंटेंस में वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वन ऑफ दी पैसेंजर्स, यात्रियों में से एक, यहां वन ऑफ दी के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन वन ऑफ दी आने से यहां वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर, कि वन ऑफ दी पैसेंजर्स वाज रॉब्ड, या कुछ भी आगे कुछ भी हो सकता है। तो मीनिंग मेरे कहने का ये है कि यदि हम वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर की होगी। तो वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज रॉब्ड, यात्रियों में से एक को लूट लिया गया। नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है तो भी आपको जो वर्ब देनी है वो सिंगुलर की वर्ब देनी है। वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर की आएगी।
सिंगुलर की वर्ब आनी है। नथिंग बट, एवरीथिंग बट के साथ जब प्लूरल नाउन लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नथिंग बट सम एनिमल्स, कुछ पशुओं के सिवाय नहीं। तो नथिंग बट सम एनिमल्स वाज देयर। वर्ब कैसी? सिंगुलर। कि नथिंग बट सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के सिवा कुछ नहीं वहाँ था। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग बट है या एवरीथिंग बट है और उसके बाद प्लूरल नाउन है, तब भी हमें वर्ब कैसी देनी है? सिंगुलर की वर्ब देनी है, प्लूरल की वर्ब हमें नहीं देनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और उसके बाद फिर वही सेम नाउन हो, तब क्या होता है? देखिए, जैसे यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद वो ही सेम नाउन हो। कोई नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन लिखी हुई है, फिर वही नाउन आफ्टर नाउन और वर्ब सिंगुलर। देखिए आप, जैसे सिंगुलर वर्ब, समझिए आप कैसे। देखिए जैसे हम कहें कि वुमेन आफ्टर वुमेन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वुमेन आफ्टर वुमेन, समझिए इसको कि नाउन आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, वुमेन क्या है? सेम नाउन। तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर वही सेम नाउन हो, तो जो वर्ब है वो कैसी आनी है? सिंगुलर की आनी है। कि वुमेन आफ्टर वुमेन कम्स टू सी माई वाइफ। वुमेन आफ्टर वुमेन कम्स, यहाँ वर्ब जो आनी है वो सिंगुलर की आनी है। वुमेन आफ्टर वुमेन के साथ प्लूरल की वर्ब नहीं आनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो और फिर वही सेम नाउन हो, तो वो सिंगुलर ही दर्शाता है और सिंगुलर की वर्ब उसके साथ हमेशा प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत काम देंगे वर्ब को समझने में। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए। वो सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि अगर हम स्थिति या हालात को कह रहे हैं तब तो कहेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, स्थिति, हालात। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ऑल और वेल, देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ऑल इज राइट, सब कुछ ठीक है, ऑल इज राइट। लेकिन अगर हम कहें ऑल आर वेल, तो यहाँ व्यक्तियों की तरफ इशारा है कि सब कुछ, हर व्यक्ति ठीक है, ऑल आर वेल। तो ये भी आपको कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कल आपसे मिलते हैं और रेगुलरली क्लास अटेंड करिए। कल
मैं आपको कुछ और रूल्स के साथ मिलता हूँ।